बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन न्यू बुक उसका पार्ट 9 करने जा रहे हैं। ओवरऑल पार्ट 9 और कौन सी सीरीज़ चल रही है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 4। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको बताया था, मैं भूल गया था, तो वो मुझे बाद में याद आया। अभी उसको भी क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। क्विक रिव्यू किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे इस सीरीज़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख के बैठे हुए हैं, लेक्चर उन्होंने नोट किया हुआ है और समझ में नहीं आया लेक्चर पूरे तरीके से, तो एक से ज़्यादा मरतबा वीडियोस देख चुके हैं, उनके लिए ये पार्ट 4 तो बड़ा ज़बरदस्त है। वो कोशिश में है कि सर आगे बताएं, अब इससे आगे क्या होगा। और जो बच्चे नए आए हैं वो यकीनन परेशान होंगे, ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। आप लोगों का 9 मैट्रिक का लेवल है अभी, अगर अभी आपने इस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं की तो आगे कॉलेज में जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और आगे चल के फिर एंट्री टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लेके आने वाला है। बहरहाल क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने पूरी दुनिया को देखा, क्विक रिव्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का कर रहा हूँ, ठीक है। हमने पूरी दुनिया को देखा, क्या है दुनिया में चीज़ें हैं भाई। इन चीज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप में हमने, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स जो हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, इनको हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। पहले किंगडम प्रोकैरियोटा था, फिर प्रोटोक्टिस्टा था, फिर किंगडम फंजाई था, किंगडम प्लांटी था और 5वां किंगडम जो है वो एनिमेलिया था। ये क्लासिफिकेशन बताने का मकसद यही था ताकि आपको पता लगे कि इस वक्त ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये यकीनन लिविंग थिंग्स से मुताल्लिक है, तो वो लिविंग थिंग्स यकीनन किसी किंगडम से ताल्लुक़ रखती होंगी। तो वो किंगडम है कौन सा? क्या वो प्रोकैरियोटा है? नहीं। क्या वो प्रोटोक्टिस्टा है? नहीं। क्या वो फंजाई है किंगडम? नहीं। क्या वो किंगडम एनिमेलिया है? नहीं। वो किंगडम प्लांटी है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं तो 2 मेजर ग्रुप्स हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स। इनमें से किस पर हम हैं अभी मौजूद? हम जो है वो ब्रायोफाइट्स में नहीं हैं, बल्कि हम ट्रैक्योफाइट्स के अंदर हैं। ट्रैक्योफाइट्स के अंदर मजीद ग्रुप आते हैं। इनमें से 2 ग्रुप्स का सिर्फ बताऊंगा, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। क्या हम जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स वाले ग्रुप में मौजूद हैं इस वक्त। तो ये बड़ा अहम चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी आप बायोलॉजी के अंदर किस किंगडम के अंदर खड़े हुए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये बड़ा अहम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या क्या किन किन चीज़ों को देखा था? हमने फिर रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि जिसमें नस्ल का बढ़ना, और इसमें केस स्टडी के तौर पे हमने इंसान को लिया था। ये आसान हो जाता है, ठीक है। इंसान में हमने रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, तो रिप्रोडक्शन किससे हो रही है? बड़ा आप एडल्ट हैं, बड़े हो चुके हैं, आपको पता है मर्द और औरत से रिप्रोडक्शन का आगाज़ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रही है। नया वजूद जो है वो जन्म ले रहा है, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं ना, रिप्रोडक्शन, दोबारा से पैदा होना। तो कैसे हो रहा है ये आपको पता है कि फीमेल और मेल, इंसानों की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंसानों को कंपेयर बना के, इंसानों को बेस बना के आप प्लांट्स की तरफ चलेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर जब हमने इंसानों के अंदर देखा तो मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, ये बात हमें पता है। आफ्टर मैरिज जो है उनका इंटरकोर्स होता है और उसके नतीजे में जो मर्द है उसके स्पर्म्स जो हैं वो औरत है उसके ओव्यूम्स के पास जाते हैं। ये स्पर्म क्या है? ये भी सेल है। ओव्यूम क्या है? ये भी सेल है। जब हम सेल की बात करते हैं, किसी चीज़ को सेल बोलते हैं, तो आपके जहन में 3 नाम आ जाने चाहिए। सबसे पहले क्या? सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या? साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। ये आपको समझ आनी चाहिए बात। तो स्पर्म है या ओव्यूम है, ये दोनों सेल हैं, ये मैंने आपको बताया था। इनके मिलने से एक यूनाइटेड, एक मुत्तहिदा सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट जो है, इसमें आगे फिर कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है? सेल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती है। एक सेल से 2 सेल होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16, 32, 64,
128, 256 और ये तादाद बढ़ती रहती है। समझ आ गई बात आपको? और सेल डिवीज़न का हमने फिर ये भी समझा था कि सेल डिवीज़न जो है, जिसके अंदर सेल्स की तादाद बढ़ने का जो ये प्रोसेस है, ये दो टाइप्स का होता है। एक को माइटोसिस कहा जाता है, दूसरे को मियोसिस कहा जाता है। माइटोसिस और मियोसिस के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, इसको समझना ज़रूरी है। बहरहाल दोबारा वहीं इंसानों की तरफ चलते हैं। इन द वॉर्म ऑफ अ मदर, माँ के रहम मादर में बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है। 9 महीने के अंदर जो है वो बच्चा फुली डेवलप हो जाता है, ये हमने देखा है, ठीक है। और उसके बाद वो बच्चा डिलीवर आउट हो जाता है और दुनिया में आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन हो गई है इंसानों में। तो वो बेबी की सूरत में रिप्रोडक्शन आपके सामने है। अब प्लांट्स की बात करते हैं तो इसकी रिप्रोडक्शन किससे होगी? एक नया प्लांट किससे बनेगा? आसान सा इसका जवाब हमने देखा था, सीड। अभी एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह, इनके दूसरे किसी की बात नहीं कर रहा। याद रहे किंगडम प्लांटी के अंदर, कि आप कहीं दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी सीड जो है वो ढूंढ रहे हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बी केयरफुल अबाउट इट। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था जब हम सीड का बोलते हैं, बीज का बोलते हैं, बच्चों को भी ये बात पता है कि सीड को या बीज को मट्टी में डालेंगे, पानी देंगे तो उस बीज से या सीड से क्या निकलेगा? नया प्लांट निकल आएगा। तो नया प्लांट जो निकला है, इसका मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हो गई प्लांट्स में। तो हमारा टारगेट जो है ये सीड है। लेकिन कहाँ, किस ग्रुप के अंदर? किंगडम प्लांटिंग के किस ग्रुप के अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। इससे हटिएगा नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स वाले ग्रुप में हम मौजूद हैं, इससे हटिएगा नहीं, नहीं तो आप भटक जाएंगे। आप दूसरे ग्रुप्स में भी सीड ढूंढते रहेंगे कि इससे रिप्रोडक्शन हो रही है, नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। तो ये सीड हमारा टारगेट था। फिर पिछली वीडियोस में हमने इस चीज़ को देखा कि ये सीड बना कैसे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो यकीनन यहाँ पर सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे तो वही कंपैरिजन मर्द और औरत का, इंसानों का हमने देखा। तो फिर यहाँ पर क्या इस प्लांट के अंदर भी एक मेल प्लांट होगा और दूसरा फीमेल प्लांट होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि एक ही प्लांट के अंदर एक हिस्सा जो है प्लांट का वो मेल है और दूसरा हिस्सा प्लांट का फीमेल है। वो कौन सा हिस्सा है प्लांट का? क्या रूट्स हैं? नहीं। स्टेम है? नहीं। ब्रांचेस हैं? नहीं। लीव्स हैं? नहीं। फ्लावर। फ्लावर वो पार्ट है प्लांट का जिसके पास ये दोनों हिस्से मौजूद हैं, मेल और फीमेल दोनों। क्या नाम है इनके? इसके लिए मैंने बताया था फिर, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये जो तीसरे और चौथे मैंने नाम लिए हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एंड्रोशियम जो है वो आगे किससे मिलके बनता है? स्टेमन्स से मिलके बनता है। और गाइनोशियम जो है वो आगे किससे मिलके बनता है? कार्पेल से मिलके बनता है। तो ये सेक्स ऑर्गन्स हैं प्लांट के। प्लांट के अंदर फ्लावर के ये सेक्स ऑर्गन्स हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अंदर क्या? स्टेमन और कार्पेल। फिर हमने ये बात की थी कि जब हम सेक्सेस की बात करते हैं, सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो यकीनन हमारे जहन में सेक्स सेल्स आते हैं, जिनको गैमेट्स भी कहा जाता है। मेल सेक्स सेल्स जो हैं या मेल गैमेट्स जो हैं उनको स्पर्म्स कहा जाता है, और फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं, गैमेट्स जो हैं, इनको ओव्यूम्स कहा जाता है। तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट जो है वो क्या है, हम ये देखेंगे इसके अंदर कि ये स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन में ये स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं। पिछली वीडियो में पार्ट 3 के अंदर हमने ये देख लिया कि स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं ये स्पर्म्स? एंड्रोशियम के अंदर, स्टेमन के अंदर। एंथर जो है उसको काटेंगे, उसके अंदर 4 पोर्शंस या 4 रूम्स हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मौजूद होते हैं। इनमें क्या प्रोसेस होता है? इनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, और मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 4 माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तफसील से पिछली वीडियो के अंदर हमने बात कर ली। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था स्पर्म। स्पर्म कहाँ बना है? अभी तो ये माइक्रोस्पोर बने हैं ना 4। इसी तरह हमने ये देखा था कि एंथर के अंदर ये जो 4 पोर्शन हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में
माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, दो नहीं हैं, दो तो मिसाल देके मैंने समझाया था। बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रोस्पोरोसाइट्स मौजूद हैं इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में। फिर मैंने ये बताया था कि ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर जो हज़ारों की तादाद में माइक्रोस्पोरोसाइट्स मौजूद हैं, हर माइक्रोस्पोरोसाइट, ध्यान से सुनिएगा, हर माइक्रोस्पोरोसाइट 4 माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। ये बात मैंने बताई थी। इस प्रोसेस को, क्योंकि पिछली वीडियो का नाम भी देखें आप, मैंने लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? जेनेसिस का मतलब है बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम पे गौर करें, माइक्रोस्पोर का बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि माइक्रोस्पोरोसाइट से माइक्रोस्पोर बनने ज़रूरी हैं और इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, जिसमें माइक्रोस्पोरोसाइट जो हैं मियोसिस के प्रोसेस की मदद से माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और अब सोच लीजिए ज़रा कि 4 अगर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम हैं तो, और उनके अंदर हज़ारों की तादाद में माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं और हर माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर्स कितने बन जाएंगे? काउंटलेस बनेंगे, आप उनको गिन नहीं सकते। यू आर अनएबल टू काउंट देम। बात समझ में आ रही है? इतनी बड़ी तादाद माइक्रोस्पोर्स की बनती है। फिर हमने आगे देखा कि ये माइक्रोस्पोर जो है ये हमारा टारगेट है। स्पर्म तक हम नहीं पहुंचे थे पिछली वीडियो में। फिर हमने आगे देखा कि ये माइक्रोस्पोर जो है ये एक सेल है, एक माइक्रोस्पोर एक सेल है। तो सेल जब हम इसको कह रहे हैं तो यकीनन इसकी सेल मेम्ब्रेन भी होगी, इसका साइटोप्लाज्म भी होगा और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। यहाँ थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा पेचीदा था कि एक माइक्रोस्पोर के अंदर अब जो एक न्यूक्लियस है इससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे और इन 2 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। अब माइक्रोस्पोर की ये पोजीशन है कि माइक्रोस्पोर बजाते खुद जो है इसके अंदर अब क्या हो गया, बड़ा सेल हो गया और छोटा सेल हो गया। ये कल हमने डिस्कस किया था। बड़े सेल को जो है वेजिटेटिव सेल कहा जाता है या पॉलन ट्यूब सेल कहा जाता है बड़े सेल को, और उसके अंदर जो छोटा सेल है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, या इसका नाम था जेनरेटिव सेल, मैंने लिखा था जेनरेटिव सेल। ये छोटा सेल जो है अंदर, ये छोटा सेल पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, ये जो छोटा सेल है और इसके अंदर भी न्यूक्लियस है और बड़ा सेल है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। ये क्या होगा अब इसके अंदर? ये बड़ा सेल जिसको माइक्रोस्पोर हम कह रहे थे, जो माइक्रोस्पोर था, ये क्या हो जाएगा? ये आगे जाके पॉलन ग्रेन बनेगा, ये आगे जाके पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। और पॉलन ग्रेन बनने के बाद जब ये एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम, और गाइनोशियम में जो कार्पेल है और कार्पेल के टॉप पोर्शन जो स्टिग्मा है वहाँ पर जाके ये लैंड करेंगे। ये मैंने पिक्चर बनाई हुई भी है। ये रहा स्टेमन पूरा का पूरा, ये इसका फ्लैमेंट है, ये एंथर है, ये 4 पोर्शन माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहाँ इसके अंदर अब जो है वो माइक्रोस्पोरोसाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो चुके हैं। माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होने के बाद इस माइक्रोस्पोर के अंदर जो एक न्यूक्लियस था उससे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, और उन 2 न्यूक्लियस में से जो एक न्यूक्लियस है उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन आ चुकी है, ये रही छोटी सी। और अब ये जो है जब यहाँ अब ये निकलेगा यहाँ से, तो ये अब उड़ के जब आएगा, अब जो है ये क्या बन जाएगा? ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो एंथर है ये बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और इसमें से लाखों की तादाद में पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। और वो पॉलन ग्रेन्स जो है कहाँ जाएंगे? कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ तक मैंने बताई थी ये बात। और जैसे ही एक पॉलन ग्रेन आके कार्पेल के ऊपर स्टिग्मा पे गिरेगा तो ये बड़ा सेल जो है, जो कि पॉलन ट्यूब सेल कहलाता है या वेजिटेटिव सेल कहलाता है, यही यहाँ से लंबा होगा
और इसी सेल का ये देखें एक पोर्शन लंबा होते हुए ट्यूब की शक्ल एक बनाएगा, और जैसे ही बड़े सेल का ये वाला पोर्शन लंबा होकर ट्यूब की शक्ल बनाएगा, ये ट्यूब अंदर जाएगी, स्टिग्मा से होती हुई, स्टाइल से होती हुई ये ट्यूब कहाँ जाएगी? अंदर जो ओव्यूल्स मौजूद हैं उन ओव्यूल्स के पास चली जाएगी। यहाँ 6 ओव्यूल्स मैंने दिखाए हैं, इनमें से एक ओव्यूल जो है इसके बाहर एक होल होता है, सुराख होता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, मैंने लिखा हुआ भी है माइक्रोपाइल। इस होल में इंसर्ट हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी ये पॉलन ट्यूब। जब ये हो जाएगा तो छोटा सेल जो है उसमें से उसका न्यूक्लियस जो है वो निकल के इस ट्यूब में सफ़र करेगा, और ट्यूब में सफ़र करने के दौरान ही दोबारा माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और ये ये जो एक न्यूक्लियस है ये रास्ते में ही 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये जो 2 न्यूक्लियस हैं असल में, और ये पहले जो 2 न्यूक्लियस से पहले ये एक न्यूक्लियस था, ये असल में क्या था? ये स्पर्म था, ये स्पर्म था। यही स्पर्म यहाँ पर एक था, यही स्पर्म यहाँ पर 2 हो गए। अब यहाँ पर एक टेक्निकल नुक्ता आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा कि सर आप इसको न्यूक्लियस कह रहे हैं और स्पर्म भी कह रहे हैं। आपने कहा था कि स्पर्म एक सेल होता है, अगर स्पर्म सेल है तो यकीनन इसकी सेल मेम्ब्रेन भी होगी, इसका साइटोप्लाज्म भी होगा, इसका न्यूक्लियस भी होगा। बिल्कुल सही बात है, ये 3 चीज़ें सेल का हिस्सा हैं। किसी भी चीज़ को हम सेल जब ही कहते हैं जब ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ तक जब ये मौजूद था, जब ये छोटा सेल था, तब तक तो बात आपकी बिल्कुल सही थी। जब ये छोटा सेल था आप तभी इसको स्पर्म कह देते, बिल्कुल सही बात है। हम इस पोजीशन में भी जब ये छोटा सेल है, इस छोटे सेल को ही हम स्पर्म कह सकते हैं, क्योंकि हम स्पर्म को जानते हैं कि वो एक सेल है, और इस छोटा सेल होने की वजह से इस छोटे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है और ये न्यूक्लियस भी है। अब ज़रा मैं आपको कंप्लीट पिक्चर बता दूं स्पर्म की कि होता क्या है। इंसानों की मिसाल लेके ही आगे चलते हैं। मर्द का स्पर्म जब औरत के ओव्यूम्स की तरफ जाता है, आपको पता चलना चाहिए जो मर्द हैं हमारे, इनके स्पर्म्स की शक्ल कुछ इस किस्म की होती है, इस तरह की, और इसमें न्यूक्लियस होता है। इस तरह का एलोंगेटेड स्पर्म होता है मर्दों का, और ओव्यूम्स जो फीमेल्स का है उसकी शक्ल ऐसी होती है। भले स्पर्म, ये स्पर्म है और ये ओव्यूम है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम, इंसानों की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर यहां पर सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है? भाई ये जो आपको ऊपर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ना, सारा का सारा ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद है। ओव्यूम्स की तरफ चलें तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, अंदर साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस मौजूद है। लेकिन जब ये स्पर्म इसके पास आता है, ये स्पर्म जब इस ओव्यूम के पास आता है, तो ये पूरा का पूरा स्पर्म ओव्यूम के अंदर नहीं जाता। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, पूरा का पूरा स्पर्म ओव्यूम के अंदर नहीं जाता, बल्कि सिर्फ इसका न्यूक्लियस जो है वो निकल के इसके अंदर चला जाता है। ये आ गया, इसको मैं डार्क कर दूं थोड़ा सा। अब ये क्या बना है, इसमें एक न्यूक्लियस तो पहले से मौजूद है ओव्यूम का, दूसरा न्यूक्लियस ये कहां से आया? ये इस स्पर्म का है। अब ये जो सेल बना है यूनाइटेड सेल, इसको हम जाइगोट कहते हैं। अब जरा इस पोजीशन पे आ जाइए। अब आपको बात समझ में आई कि क्यों आखिर मैं जो है इस एक न्यूक्लियस को स्पर्म कह रहा हूं, और यही एक न्यूक्लियस आगे चल के 2 न्यूक्लियस जब बन रहा है माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से, तो अब ये 2 स्पर्म्स में इनको बोल क्यों रहा हूं, हालांकि ये तो न्यूक्लियस है। तो बात समझ में आई, जैसे यहां पर न्यूक्लियस अंदर गया, न्यूक्लियस ही जाता है स्पर्म का, ओव्यूम के अंदर पूरा स्पर्म नहीं जाता। एग्जैक्टली यहां पर ये स्पर्म है पूरा का पूरा छोटा सेल, तो ये पूरा नहीं जाएगा, बल्कि इसका सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो ही अंदर जाएगा। तो आपको बात समझ में आई, ये पॉलन ट्यूब सेल जो है इसका क्या काम है यहां पर? क्यों इसको पॉलन ट्यूब सेल कह रहे हैं? क्योंकि इसने पॉलन ट्यूब बनानी है।
जिस ट्यूब में से जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस ट्रैवल करके आगे जाएगा और दौरान सफ़र माइटोसिस का प्रोसेस होगा और ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी कि 2 स्पर्म्स बन जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? सीधे अंदर जो मौजूद हमारे पास जो है वो क्या है, ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर बाहर जो होल है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, इस होल से ये दोनों स्पर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये ओव्यूल जो है इसके अंदर क्या मौजूद है और ये ओव्यूल खुद क्या है? अगर स्पर्म्स यहाँ पर आ गए हैं तो यकीनन यहाँ पर ओव्यूम्स भी होना चाहिए, यानी कि ओव्यूम का न्यूक्लियस भी होना चाहिए। और इस ओव्यूल को अब हमें ओव्यूम कहना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब अब मिलेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि इस फीमेल पार्ट के अंदर, इस कार्पेल के अंदर क्या हुआ ऐसा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पॉलन ग्रेन के आने से पहले ही सब कुछ हुआ है। तो हम ये देखेंगे अभी पॉलन ग्रेन आया नहीं है, पॉलन ग्रेन के आने से पहले ही इस कार्पेल के अंदर, इसके अंदर मौजूद ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये वैक्यूल है। तो इस वैक्यूल के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इसको हमें समझना है, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और यही हमारा टॉपिक है इसका। अब यहाँ पर हम ओव्यूम्स का आगे पढ़ेंगे, क्योंकि स्पर्म तो हमने ढूंढ निकाला कि स्पर्म जो है वो कहाँ बन रहा है। अब ओव्यूम्स को देखना है कि ये बना कैसे। दोबारा इसकी तरफ चलते हैं। ये स्टिग्मा बना दिया मैंने, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। इसके अंदर ये ओव्यूल्स हैं। ये बात मत भूलिएगा, हमारा टारगेट है ओव्यूम। अब हमें इसको देखना है कि ये कहाँ है, ठीक है। तो एक ये ओव्यूल को ले लें, एक ओव्यूल, 6 ओव्यूल बनाए मैंने, एक ओव्यूल ले लें। इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसी एक ओव्यूल को बड़ा करके दिखाया है मैंने। इस ओव्यूल के अंदर एक सेल है, एक सेल है और उसका भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये जो सेल है इसको हम कहते हैं मेगा स्पोरोसाइट, या इसका दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल या मेगा स्पोरोसाइट। अब यहाँ एक टेक्निकल नुक्ता मैं आपको बता दूं, ये बार बार आएगा, तो आप इस टेक्निक से आप मेल और फीमेल को याद रख सकते हैं। माइक्रो का वर्ड जब भी आता है ये मेल से मुताल्लिक होता है, माइक्रो का वर्ड जब भी आता है ये मेल से मुताल्लिक होता है, और मेगा का वर्ड जब भी आएगा ये फीमेल से मुताल्लिक होगा। बस ये जहन नशीन कर लें, इसको नोट्स में डाल लें। जहाँ भी आपको माइक्रो वर्ड नज़र आए समझ जाए मेल की बात हो रही है, जहाँ मेगा वर्ड आए समझ जाइए फीमेल की बात हो रही है। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। जैसे स्पोरोफिल है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी स्पोरोफिल को। स्पोरोफिल है, ये 2 तरह के होते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, अब समझ जाइए। इसी तरह गैमेटोफाइट, ये 2 तरह के होते हैं, माइक्रो गैमेटोफाइट और मेगा गैमेटोफाइट। इसी तरह स्पोर जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। इसी तरह स्पोरेंजियम, ये भी 2 तरह के होते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। ये 4 नाम जो मैंने अभी आपके सामने लिए हैं, दोबारा वीडियो को बैक करें और इनको नोट कर लें अपने पास। इनकी तफसीलात अभी नहीं बता सकता, ठीक है, अभी ये हमारा टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए। अब हम यहाँ पर आ गए, कार्पेल में ओव्यूल लिया, इसके अंदर एक सेल है, इसको कहते हैं मेगा स्पोरोसाइट या मेगा स्पोर मदर सेल। अब समझ में आया इसके साथ मेगा क्यों लिखा हुआ है। यहां पर अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा दोबारा 1 मिनट के लिए वहां चलते हैं, हम स्पर्म की तरफ देखते हैं, दोबारा एंथर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब इसको एंथर को सामने रखना पड़ेगा। तो एंथर को सामने नहीं रखेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। ये एंथर भी बना देता हूँ, ज़रा इसको भी देख लें। ये एंथर पूरा स्टेमन है,
ये पोर्शन फिलामेंट कहलाता है, ये एंथर है। इसके 4 पोर्शन है, मैंने आपको बताए थे, और इन चारों पोर्शंस के क्या नाम है? स्पोरेंजियम। अब समझ में आया कि अब ये स्पोरेंजियम नहीं कहेंगे इसको, ये स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है ना एंड्रोशियम का। तो ये जो 4 स्पोरेंजियम है, अब इनको हम क्या नाम देंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, यहां पर क्या मौजूद था? बहुत सारे क्या मौजूद थे? अब देखें कनेक्शन कैसे बनेगा। यहां पर क्या मौजूद थे? ये बहुत सारे माइक्रो स्पोरोसाइट्स मौजूद थे, माइक्रो स्पोरोसाइट्स। ये कंपैरिजन जब तक नहीं करेंगे ना आप, माइक्रो स्पोरोसाइट्स, हजारों लाखों की तादाद में माइक्रो स्पोरोसाइट्स इन चारों माइक्रो स्पोरेंजियम्स में मौजूद थे। क्लियर हो गई बात? और इनका एक और नाम क्या है? माइक्रो स्पोर मदर सेल, मदर सेल। अब यहां पर देख लें क्या लिखा हुआ है? मेगा स्पोरोसाइट। ये क्या है? ओव्यूल। ये रहा ओव्यूल, ये ओव्यूल बड़ा करके दिखाया, इसमें एक सेल मौजूद है, क्या नाम है इसका? मेगा स्पोरोसाइट या मेगा स्पोर मदर सेल। यहां आ जाइए स्टेमन की तरफ, एंथर, इसके 4 पोर्शन दिखाए, और चारों पोर्शंस में हजारों की तादाद में क्या मौजूद है? माइक्रो स्पोरोसाइट्स या माइक्रो स्पोर मदर सेल्स मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात? फर्क भी जरा देखें यहां पे, एक ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक मेगा स्पोरोसाइट है, एक मेगा स्पोरोसाइट है ये इस ओव्यूल के अंदर, जबकि यहां पर एंथर में माइक्रो स्पोरेंजियम्स में हजारों की तादाद में माइक्रो स्पोरोसाइट्स या माइक्रो स्पोर मदर सेल्स हैं। ठीक है, यहां पर फिर हमने क्या देखा था कि एक इसमें से अगर हम एक माइक्रो स्पोरोसाइट को हम लेते हैं, एक माइक्रो स्पोरोसाइट को इसको ले लें, तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा था? हमने देखा था मियोसिस का, मियोसिस का। और मियोसिस का वो प्रोसेस है, फिर मैंने इंसानों की मिसाल देके आपको समझाया था, याद कीजिए। मैंने कहा था एक बेबी, एक बच्चा है, बेबी का बताया था। बेबी से फिर वो क्या हुआ? या तो बॉय हुआ या फिर वो गर्ल हुई, और तीसरा स्टेप क्या था? या तो वो एडल्ट बॉय हुआ या एडल्ट गर्ल हुई। ये जो बेबी है इसकी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। कौन से सेल्स से? सोमैटिक सेल्स से। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? फिर ये मैंने बताई थी आपको, वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह जब ये बॉय हुआ या गर्ल हुआ, अब भी इसकी बॉडी में कौन से सेल्स मौजूद हैं? सोमैटिक सेल्स ही मौजूद हैं। और सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जब ये बॉय और गर्ल, एडल्ट बॉय या एडल्ट गर्ल हुआ या हुई, तो इनकी बॉडी के अंदर कुछ नए किस्म के सेल्स जो है वो बनना शुरू हुए। नए किस्म के सेल्स जो है वो बनना शुरू हुए। वो सोमैटिक सेल्स नहीं थे, वो क्या थे? वो सेक्स सेल्स थे, या वो क्या थे? वो गैमेट्स थे, या वो क्या थे? अगर एडल्ट बॉय की बात कर रहे हैं तो स्पर्म्स थे, और एडल्ट गर्ल की बात कर रहे हैं तो ओव्यूम्स थे। अब स्पर्म और ओव्यूम या सेक्स सेल्स या गैमेट्स में और सोमैटिक सेल्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क है क्रोमोसोम्स की तादाद का आधा हो जाना। सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि स्पर्म्स या ओव्यूम्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं उनके न्यूक्लियस में। तो मियोसिस के प्रोसेस के अंदर होता ही ये है कि मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि पहले जो मौजूद सेल होता है उसी से नए सेल्स बनते हैं। और कितने सेल बनते हैं? हमेशा जब भी मियोसिस का प्रोसेस होता है, मैंने बताया था 4 सेल्स बनते हैं। 4 सेल्स बनेंगे हमेशा जब भी मियोसिस का प्रोसेस होगा। और हर सेल जो है, इंसानों की मिसाल देके अगर हम देखें तो हर सेल जो मियोसिस के प्रोसेस की वजह से बना है, ये 4 सेल जो हैं मियोसिस के प्रोसेस की मदद से बने हैं, तो सब में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, 23, 23। क्लियर हो गई ये बात?
इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। हमेशा मियोसिस का प्रोसेस होता है, नोट में डाल लें, 4 सेल बनेंगे फाइनली। और मियोसिस के प्रोसेस में हमेशा सेक्स सेल्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, या तो स्पर्म्स बनेंगे या ओव्यूल्स बनेंगे, लेकिन इब्तिदा में हमेशा 4 ही सेल्स बनेंगे। और ऐसे सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हुई हुई होगी। रिड्यूस का मतलब है कम होना, इसी रिड्यूस से वर्ड निकला है रिडक्शन। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? इस नुक्ते को समझना ज़रूरी है। ये तो हो गई इंसानों की बात, ये तो हो गई इंसानों की बात। प्लांट्स के अंदर यहां पर हमने देखा ओव्यूल के अंदर ये जो मेगा स्पोरोसाइट है, अब मैं इसमें क्या बात कर रहा हूं कि इसमें भी मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस का प्रोसेस होगा। मेगा स्पोरोसाइट है तो एक सेल ना, अगर यहां पर मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि सोमेटिक सेल में मियोसिस का प्रोसेस होने की वजह से 4 सेक्स सेल्स बने थे, बिल्कुल इसी तरह यहां पर एक मेगा स्पोरोसाइट में मियोसिस का प्रोसेस होगा। तो इससे क्या होगा, 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 मेगा स्पोर्स। 4, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर हो गई ये बात? ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरोसाइट एक, और उसमें मियोसिस का प्रोसेस हुआ, और यहां पर 4 मेगा स्पोर्स जो है वो बन गए। अब यहां इससे कंपेयर करें जरा, एंथर से, स्टेमन से कंपेयर करें। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की तादाद में क्या माइक्रोस्पोरोसाइट्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें से एक माइक्रोस्पोरोसाइट लेके उसमें मियोसिस का प्रोसेस हुआ है, तो उससे भी फिर क्या बनेंगे? 4 बनेंगे सेल। एक माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 सेल बनेंगे, और इन 4 सेल्स को हम क्या नाम देंगे? मेल की बात हो रही है तो ये 4 सेल्स कहलाएंगे माइक्रोस्पोर्स। ये 4 क्या बने थे? मेगा स्पोर्स। ये 4 क्या बने हैं? माइक्रोस्पोर्स। कनेक्शन बन रहा है? अब यहां पर आगे चलते हैं, इसकी बात करें फीमेल की। ओव्यूल के अंदर 4 ये बन गए, इनमें से ये 3 जो हैं ये लॉस्ट हो जाएंगे, ये फिनिश हो जाएंगे, ये 3 मेगा स्पोर्स खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैं इन तीनों को खत्म कर रहा हूं, पैदा तो होंगे लेकिन ये उसी वक्त थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगे, इनका इंतकाल हो जाएगा। अंदर सिर्फ इस ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक जो है वो मेगा स्पोर रह जाएगा, एक मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर नहीं, 1 मेगा स्पोर। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि अंदर होगा क्या। ये जो वैक्यूल है ना, सॉरी ये बार बार मैं इसको वैक्यूल बोल देता हूं, ये जो ओव्यूल है पूरा का पूरा, इसके बीच में यहां पर ये एक सेल मौजूद है मेगा स्पोर। ये बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो पोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है? इस बाकी के पोर्शन को कहते हैं न्यूसिलस। क्या कहते हैं? न्यूसिलस। अब ये बीच में जो मेगा स्पोर है, ये क्या होगा? ये बड़ा होना शुरू होगा। ये क्या होगा? ये बड़ा होना शुरू होगा। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं। यहां फैलता चला जाएगा, ये इतना फैल जाएगा। देखा आपने? ये एक जो माइक्रोस्पोर था ये फैल के इतना बड़ा हो जाएगा, और जब ये इतना बड़ा हो जाएगा, बीच में इसके न्यूक्लियस मौजूद है, तो ऑब्वियस सी बात है कब बड़ा होगा? जब न्यूसिलस जो है, न्यूसिलस को यहां पे देखें कितना बड़ा है, कितना बड़ा पोर्शन है न्यूसिलस का, और मेगास्पोर छोटा सा है। जब मेगास्पोर बड़ा होगा तो न्यूसिलस ये रहा, न्यूसिलस बाउंड्री की तरफ चला गया, छोटा हो गया न्यूसिलस, और ये बड़ा सा ये बीच में मेगास्पोर जो है वो बन गया। अब ये जो पोजीशन है इसकी, अब ये मेगास्पोर
देखें ज़रा बात को समझिएगा, मैंने बेबी और बॉय और एडल्ट की मिसाल दी थी। छोटा बच्चा है वो भी इंसान है, बॉय है वो भी इंसान है, इंसान तो है ना दोनों के दोनों। लेकिन जब वो इंसान छोटा था आप उसको बेबी कह रहे थे, और वो इंसान जब बड़ा हो गया आप उसको बॉय कह रहे हैं, और बड़ा हो गया आप उसको मैन कह रहे हैं। है तीनों स्टेजेस में इंसान ही, इससे तो इनकार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये इस जगह पर तो मेगा स्पोर कहलाएगा, लेकिन जब ये फैल के बड़ा हो जाएगा अब ये मेगा स्पोर नहीं कहलाएगा। अब हम इस पूरे को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक नोट्स में डाल लीजिए। अब ये क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। सैक वर्ड का बजाते खुद मतलब होता है पाउच, थैली। सैक वर्ड का क्या मतलब है, पाउच या थैली, ठीक है। तो ये देखिए ये पाउच सा बन गया है, तो ये कहलाएगा एम्ब्रियो सैक। बीच में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब यहां पर अगेन जो है किस चीज का प्रोसेस होगा, यहां पर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, माइटोसिस। याद रहे माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर भी सेल डिवीजन होती है, सेल्स की तादाद बढ़ती है, और जब भी सेल डिवीजन होती है, ये बात आप याद रख लें, चाहे माइटोसिस का प्रोसेस हो या मियोसिस का प्रोसेस हो, सेल डिवीजन के अंदर वो सेल जो कि डिवाइड होता है, सबसे पहले उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस जो है उसकी तादाद में इजाफा होता है। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है बड़ा सा, इसमें जो न्यूक्लियस है एक, ये क्या हो जाएगा, इस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मजीद आगे डिवीजन होगी, ये जो दो न्यूक्लियस हैं फिर इस वाले से दो और बनेंगे और इस वाले से दो और बनेंगे। कितने हो गए, 6 हो गए। और फिर ये जो मौजूद है इसमें से, अच्छा इनके बनने का एक ज़रा मैं आपको और बात बता दूं, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, वरना आपको नए सेल जो बनते हैं वो ऐसा नहीं होता कि पुराने सेल, नया न्यूक्लियस जो बनता है ना उसमें ऐसा नहीं होता कि पुराना न्यूक्लियस जो है वो भी मौजूद है और नया न्यूक्लियस जो बना है वो भी मौजूद है। सेल डिवीजन में ऐसा नहीं होता। दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं, मैंने अभी यही किया है ना, मैंने क्या किया था, मैंने किया था ये एक न्यूक्लियस है, इससे दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, तो इसके साथ ये दूसरा न्यूक्लियस आ गया। अब जब इससे एक और बनेगा, ये नहीं होगा कि इस वाले से दो न्यूक्लियस बनेंगे, नहीं, इस वाले से एक और न्यूक्लियस बनेगा और इस वाले से एक और न्यूक्लियस बनेगा। इस तरह से समझ लें आप, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक से ये दो बने, फिर इस वाले से एक और बना और इस वाले से एक और बना। कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब इस वाले से एक और बनेगा, इस वाले से एक और बनेगा, इस वाले से एक और बनेगा और इस वाले से एक और बनेगा। ये टोटल 8 न्यूक्लियस इसमें आ जाएंगे। टोटल कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 8 न्यूक्लियस। इनको मैं ज़रा दोबारा बना के दिखाता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। ये एक न्यूक्लियस है, इससे एक और न्यूक्लियस बनेगा, ये बन गया। अब इससे भी एक और न्यूक्लियस बनेगा, ये बन गया, एरो बना के बना दिया। और इससे भी क्या होगा, एक न्यूक्लियस और बनेगा, ये बन गया। 4 हो गए, ये एरो बना हुआ। अब ये 4 जो बने हैं इनसे हर एक से एक एक बनेगा, इससे एक और बनेगा, इससे एक और बनेगा, इससे एक और बन जाएगा और इससे एक और जो है वो बन जाएगा। अब काउंट कर लें कितने न्यूक्लियस हो गए इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। मैं एरो मिटा दूं, कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए इस पूरे ओव्यूल के अंदर। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस हो गए माइटोसिस के प्रोसेस की
मदद से। अब आगे चलते हैं। अभी ये न्यूक्लियस बने हैं। इससे पहले वाली मैंने आपको जो पॉलन ग्रेन की मिसाल दी थी, आपको याद है? उसमें एक सेल था, उसका एक न्यूक्लियस था, उससे एक और न्यूक्लियस बना था, और फिर दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान ऊपर जो है वो सेल मेम्ब्रेन आ गई थी। इसकी पोजीशन अब ऐसी बन गई थी इस पॉलन ग्रेन की कि एक बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल, ये हुआ था। और ये बड़ा सेल पूरा का पूरा जेनरेटिव सेल कहलाया था, सॉरी वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा सेल जो है वो जेनरेटिव सेल कहलाया था। बड़े वाले सेल को एक और भी नाम देते हैं पॉलन ट्यूब सेल, और ये छोटा वाला जेनरेटिव सेल। ठीक हो गई बात? जब एक सेल के अंदर हमने एक और सेल को देखा तो यहां पर क्या होगा आपको पता है? इस एक सेल के अंदर जो कि एक बड़ा सा सेल है, अब इसको हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, इसके अंदर 8 सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 सेल, सॉरी 7 सेल बनेंगे, 7 सेल। अब वही बात, अगर सेल की बात कर रहा हूं तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की बात होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि इसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, इसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, इसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, यहां पर दिखाता हूं अगले पोर्शन। जब ये 3 सेल जो हैं, इन तीनों के ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी आ गई, साइटोप्लाज्म भी आ गया, तो ये 3 सेल क्या बन गए? ये तीनों सेल बन गए, तीनों न्यूक्लियस अब क्या बन गए? सेल बन गए। इन तीनों को यहां उठा के रख रहा हूं मैं, ये देखें, ये अब ये जो 2 न्यूक्लियस हैं, ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे होंगे, ये वाले दोनों न्यूक्लियस ये बीच में आ जाएंगे, ये और इनके गिर्द एक ही सेल मेम्ब्रेन बनेगी, एक ही साइटोप्लाज्म बनेगा 2 न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, 3 न्यूक्लियस से 3 सेल बन गए, 2 न्यूक्लियस से 1 सेल बन गया, 4 सेल हो गए, ये 3 हो गए और ये एक चौथा। अब कितने रह गए? ये भी निमट गए। अब ये 3 रह गए, इनमें से ये 2 और ये, अब इन 2 को लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है, यानी कि ओव्यूल है। ये भी पूरा का पूरा ओव्यूल ही है, यानी कि एम्ब्रियो सैक है। और इसके अंदर यहां पर आ जाएं तो ये भी पूरा का पूरा क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो सैक अभी नहीं बना। एम्ब्रियो सैक बनेगा जब ये फैलेगा, अंदर जो मौजूद एक मेगास्पोर है, और यहां पर आ जाए तो ये ओव्यूल है, इसके अंदर एक मेगास्पोर है। तरतीब देखिए आपने कहां से? ओव्यूल, उसके अंदर मेगास्पोर, मेगास्पोर जो है वो फैल के बड़ा सा बनेगा, और अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस जो है उससे 8 न्यूक्लियस बनेंगे माइटोसिस से, और 8 न्यूक्लियस जो हैं उनसे 7 सेल जो है वो बनने जा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। 3 सेल ये बन गए 3 न्यूक्लियस से, चौथा सेल ये बन गया जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, पांचवा छठा सेल ये नीचे बन गया। अब सिर्फ ये एक रह गया। आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? याद है आपको? आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है ये जो एक जो बच गया है ना, एक न्यूक्लियस, इसके गिर्द भी क्या आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। और ये जो एक न्यूक्लियस है बीच वाला, एक जो सेल है बीच वाला, इसको हम कहेंगे ओव्यूम। क्या कहेंगे इसको? इसको ओव्यूम कहेंगे। और ये जो सेल हैं दोनों, ये वाला और ये वाला, पहला और तीसरा, इनको हम कहते हैं साइनर्जिड्स। ये 2 साइनर्जिड्स बन गए। ये जो बीच वाला है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, ठीक है। और ये जो 3 है ऊपर,
इनको हम कहेंगे एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। तो अब 7 सेल बनेंगे। अब तरतीब बना लें, 3 एंटीपोडल्स ऊपर वाले जो नजर आ रहे हैं आपको, बीच में एक सेल मौजूद है, ये 1 सेकेंडरी सेल भी कहते हैं इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल का मैं इसको नाम देता हूँ। एक सेकेंडरी सेल ये रहा बीच में, 2 न्यूक्लियस वाला, फिर 2 साइनर्जिड्स, पहला और तीसरा, ठीक है। और बीच में क्या है, एक ओव्यूम है, एक ओव्यूम। कितने हो गए टोटल कर लें, 3 और 1 4 और 2 6 और ये 7 हो गए। 7 सेल अब इस एम्ब्रियो सैक में मौजूद हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां पर जब आप पॉलन ग्रेन को ले आते हैं, पॉलन ग्रेन ये आ रहा, ये पॉलन ग्रेन आ रहा, और ये इसका छोटा सेल, जो कि अब हम इसको जेनरेटिव सेल नहीं कहेंगे, बल्कि अब हम इसको क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, ठीक है। और ये बड़ा सेल पूरा का पूरा क्या है, ये वेजिटेटिव सेल है, या इसका दूसरा नाम पॉलन ट्यूब सेल। ये यहाँ पर लैंड करेगा, और जैसे ही यहाँ पर लैंड करेगा, थोड़ा मैंने स्पर्म या छोटे सेल को साइड में करके बना दिया। इस बड़े सेल का, इस वेजिटेटिव सेल का, इस पॉलन ट्यूब सेल का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये लंबा होगा और ट्यूब की शक्ल बनाएगा। मैं बना रहा हूं, ये देखिए। और ये कहां जाएगा, याद है ओव्यूल के अंदर एक होल था, ये होल मैं यहां बना देता हूं। अब ये मत भूलिएगा कि इस ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद है, ये रहा, जी जनाब। अब इस ओव्यूल के अंदर ये 3 एंटीपोडल हैं, ये 2 साइनर्जिड्स हैं, और एक बीच में क्या है, 2 न्यूक्लियस वाला सेकेंडरी सेल है, और यहीं पर एक ओव्यूम भी है, ठीक है। इसको देख लें और इसको देख लें, इस पिक्चर को, इसको और इस पिक्चर को देखें। अब यहां से क्या होगा, जब ये पॉलन ट्यूब बन गई, यहां से ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये यहां से आएगा, ट्रैवल करता हुआ नीचे फिसलता हुआ आएगा, और दौरान सफर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये 2 स्पर्म्स बनेंगे, 2 स्पर्म्स बनेंगे। ये 2 स्पर्म्स जब अंदर आएंगे, यहां मैं अंदर आते हुए इनको दिखाता हूं। ये देखें, यहां मैंने माइक्रोपाइल बना दिया, और यहां से ये 2 स्पर्म, 2 न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म्स के ये आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस यानी कि 2 स्पर्म्स आ रहे हैं। एक स्पर्म्स कहां जाएगा, ये यहां पर आएगा, बीच वाला जो ओव्यूम है इसके अंदर, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, यहां पर होल होगा और ये अंदर चला जाएगा। अब ये ओव्यूम नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक स्पर्म अंदर जा चुका। अब ये ओव्यूम नहीं कहलाएगा, बल्कि अब ये क्या कहलाएगा, जाइगोट। ये क्या कहलाएगा, जाइगोट। और ये जो दूसरा वाला स्पर्म है, ये कहां पर आएगा, ये बीच में जो सेकेंडरी सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहां पर 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ये स्पर्म वाले न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा कलर्ड कर दूं, यहां पर भी थोड़ा सा इसको कलर्ड कर दूं, ताकि आपको वाज़े तौर पे फर्क नजर आए। अब ये इसकी क्या पोजीशन हो गई देख लें आप। सेकेंडरी सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस हो गए, और ओव्यूम के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए। एक तो ओव्यूम का अपना न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस जो असल में स्पर्म है इसके अंदर चला गया, और अब ये मुत्तहिदा सेल जाइगोट कहलाया। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस चीज़ को समझ लें कि कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ज़रा इसको मत भूलिएगा। एक है डिप्लॉइड, एक है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, सिंबल्स की ज़बान में इस तरह लिखा जाता है 2n,
2n, इसको डिप्लॉयड कहते हैं। याद है डिप्लॉयड कौन से सेल थे? डिप्लॉयड या 2n, कैपिटल N आएगा इसके साथ, ये वो सेल हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम्स पूरे हैं। डिप्लॉयड सेल कौन से हैं जिसको 2n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिसमें 46 क्रोमोसोम्स पूरे हैं। अब जरा एक टेक्निकल बात पूछ रहा हूं आपसे, देखते हैं कौन जवाब देता है। ये जो ओव्यूल था शुरू में, इसमें जो एक मेगा स्पोरोसाइट मौजूद था, इस एक मेगा स्पोरोसाइट से 4 मेगा स्पोर बने थे, जिसमें से 3 जाया हो गए थे। कमेंट में बताइएगा, ऐसा ही हुआ था। और एक मेगा स्पोर जो है वो बचा था। तो यहां पर ये जो मेगा स्पोरोसाइट था, ये एक सेल है, मुझे बताइए ये डिप्लॉयड होगा या फिर ये हैप्लॉयड होगा? इस मेगा स्पोरोसाइट की मौजूदा पोजीशन जो है वो क्या है? आप इसको डिप्लॉयड कहेंगे, 2n कहेंगे, या सिर्फ आप इसको हैप्लॉयड कहेंगे, n कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डिप्लॉयड कहेंगे या हैप्लॉयड कहेंगे? इसको 2n कहेंगे मेगा स्पोरोसाइट को, या n कहेंगे? इससे 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं। हिंट मैंने दे दिया आपको, ये भी बता दिया आपको मियोसिस का प्रोसेस हुआ है यहां पर। वेरी गुड, कमेंट में यकीनन आप बताएंगे, मैं देखूंगा कमेंट, चेक करूंगा किस किस बच्चे ने लिखा है। एग्जैक्टली इस पोजीशन में ये मेगा स्पोरोसाइट क्या है? ये 2n है, ये डिप्लॉयड है। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर इंसानों की बात करता हूं अगर, तो यहां पर 46 क्रोमोसोम पूरे हैं, लेकिन जब इससे 4 मेगा स्पोर बने थे, हर मेगा स्पोर में 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो बचे थे। क्रोमोसोम्स हाफ हो गए थे, मियोसिस का प्रोसेस हुआ था, रिडक्शनल सेल डिवीजन हुई थी, और उसके नतीजे में जो है वो ये इनके अंदर सब में 23 क्रोमोसोम्स बचे थे। और इसीलिए अब इन चारों मेगा स्पोर्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम हैप्लॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे? हैप्लॉयड कहेंगे। और सिंबल्स की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? और इन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 तो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है, और इसी का न्यूक्लियस जो है वो आगे जाके माइटोसिस की मदद से फिर क्या होता है? माइटोसिस वो सेल डिवीजन का प्रोसेस, इनमें सिर्फ कॉपीज बनती हैं। क्योंकि इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर इसकी कॉपी बनेगी तो अगला जो न्यूक्लियस होगा उसमें भी 23 होंगे, उसमें भी 23 होंगे, उसमें भी 23 होंगे। ऐसा सिस्टम नहीं होगा। समझ में आ गई बात? सब में 23 ही होंगे। अब जरा इस सेकेंडरी सेल को देखें, इस सेकेंडरी सेल को देखें। ये पहले क्या था? ये एक न्यूक्लियस जो स्पर्म है इसमें आया था ना? तो इसके आने से पहले क्या था? इसमें कितने न्यूक्लियस थे? 2 थे। एक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स? 23। दूसरे न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स? 23। तो इसके तीसरे न्यूक्लियस के स्पर्म के आने से पहले हम इसको कह सकते हैं ये डिप्लॉयड है, ये 2n है। ये डिप्लॉयड है, ये 2n है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए ना भाई। इस वाले न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम्स, इस वाले न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम्स। तो इस पूरे सेल के अंदर, इस पूरे सेल को हम डिप्लॉयड कह सकते हैं, और इसको हम सिंबॉलिकली 2n लिख सकते हैं। लेकिन जब यहां पर ये तीसरा स्पर्म आ रहा है, स्पर्म याद है? स्पर्म क्या है? ओव्यूम क्या है? हैप्लॉयड है, 23 क्रोमोसोम्स वाला। तो ये स्पर्म जो आ रहा है यहां पर, इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 हैं। तो ये 3 न्यूक्लियस का एक जगह पर इकट्ठा होना मतलब 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। तो जब सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स से आप हैप्लॉयड कह रहे थे, जब 46 क्रोमोसोम्स से 46 क्रोमोसोम्स है आप डिप्लॉयड कह रहे थे। अब जब एक और पैकेट जो है 23 क्रोमोसोम्स का इस न्यूक्लियस की शक्ल में, स्पर्म की शक्ल में इसमें आ गया,
अब आप इसको क्या नाम देंगे? अब आप इसको नाम देंगे ट्रिप्लॉइड का। क्या नाम देंगे? ट्रिप्लॉइड का। और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? 3n से। 3n से। मुश्किल है ना? मुश्किल तो है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना आपके जहन में बैठ जाएंगी ये सब कुछ, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जरा इस सेल को देखें, ये वाला जो पहले ओव्यूम था, कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। कब? अभी जब वो स्पर्म, दूसरा वाला स्पर्म जो है इसके साथ अभी शामिल नहीं हुआ, दूसरा वाला स्पर्म इसके साथ शामिल नहीं हुआ अभी, ठीक है। अभी इस सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद है, तो कितने क्रोमोसोम्स है? 23। जब दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा स्पर्म इसके साथ आके, उसका न्यूक्लियस आके मिल गया, अब कितने क्रोमोसोम हो गए? जब ये जाइगोट बना 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46। तो इस जाइगोट को हम डिप्लॉयड कह सकते हैं, बिल्कुल डिप्लॉयड कह सकते हैं। अब ये जाइगोट जो है वो, ये क्या है? ये डिप्लॉयड है, ठीक है, ये डिप्लॉयड है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी हो चुकी है। 23 वाला ओव्यूम का न्यूक्लियस पहले से मौजूद था, 23 वाला स्पर्म का न्यूक्लियस बाद में आ गया, 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए। पहले ये हैप्लॉयड था, अब ये क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2n से। क्लियर हो गई ये बात? ये बार बार मैं आपको बात रिपीट कर रहा हूं कि ये इंसानों की मिसाल दे के मैं समझा रहा हूं। इंसानों के 46 क्रोमोसोम्स, स्पर्म, उसको लेके मैं आपको ये प्लांट्स का समझा रहा हूं, तो आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर प्लांट्स की जब हम बात करेंगे तो ज़रूर उसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, ये बात याद रहे। हाँ, एक बात तय है, प्लांट्स का जो सेल होगा, प्लांट्स का ये जो मेगा स्पोरोसाइट होगा, इसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, तो जितने भी होंगे, सपोज करते हैं 100 होंगे, तो इससे जो मेगा स्पोर बनेगा मियोसिस की मदद से, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 50 होंगे, हाफ हो जाएंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको इंसानों के मिसाल देके समझा रहा हूँ सिर्फ, बस, इसमें और कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये आगे इसके ऊपर अगली वीडियो के अंदर तफसील से बात बताऊंगा। इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दोबारा सुन लीजिए, द प्रोसेस ऑफ मीटिंग स्पर्म एंड ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां पर देखिए, स्पर्म एंड ओव्यूम आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन। यहां पर जो दो न्यूक्लियस हैं और इसके साथ ये तीसरा न्यूक्लियस आया है, ये क्या है? ये भी फर्टिलाइजेशन है। तो इसीलिए एक फर्टिलाइजेशन यहां हुई, एक फर्टिलाइजेशन इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से हुई, तो इसीलिए इस मुनासबत से इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इस पर आगे बात करेंगे। अब हमारा जो टारगेट है सीड, इसके तीन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास सीड कोट है, दूसरा हमारे पास एंडोस्पर्म है, और तीसरा हमारे पास एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का मतलब होता है छोटा सा प्लांट या छोटा सा बच्चा। एग्जैक्ट डेफिनेशन एम्ब्रियो की जरा अपने नोट्स में डाल लें। शॉर्ट डेफिनेशन, इमैच्योर बेबी। इसको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो को इमैच्योर बेबी। कोई भी पूछे आपसे डेफिनेशन एम्ब्रियो क्या है भाई, तो इसको आप कहेंगे इमैच्योर बेबी, यानी कि ऐसी बेबी जो कि अभी पूरे तरीके से मैच्योर ना हुई हो, उसको कहते हैं क्या? एम्ब्रियो। तो जायगोट और एम्ब्रियो में फर्क रखिएगा, ठीक है। जायगोट जो है, जो यहां पर बन चुका है, ये जायगोट, ये एम्ब्रियो नहीं है, ये सेल है। एम्ब्रियो बेबी है भाई। बेबी है तो बेबी एक सेल से मिलके तो नहीं बनती ना, चाहे इंसानों की बेबी हो या प्लांट्स की बेबी हो, बेबी एक सेल से थोड़ी ना मिलके बनेगी, बहुत सारे सेल्स से मिलके। भले ये छोटी बेबी है, भले ये इमैच्योर बेबी है प्लांट्स की या एनिमल्स की, लेकिन अब भी ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस
जायगोट को एम्ब्रियो बनने के लिए सेल डिवीजन की ज़रूरत है। यहाँ पर सेल डिवीजन होगी, कौन सी होगी? माइटोसिस वाली होगी। यही जो जायगोट है इसमें फर्दर क्या होगा? ये एक जायगोट जो यूनाइटेड सेल है, इससे 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16, 32, 64 और तादाद बढ़ती रहेगी। इतनी तादाद सेल्स की बढ़ जाएगी कि वो एक एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, एक एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो होगा कहाँ पर? सीड के अंदर। कहाँ पर होगा ये? सीड के अंदर। ये सीड के 3 पार्ट बताए ना मैंने एम्ब्रियो। ये छोटा सा पौधा है, छोटा सा प्लांट है। अब ये छोटा सा प्लांट है तो अल्लाह ताला ने इसके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। इस छोटे से प्लांट का खाना ये एंडोस्पर्म है। अब ये एंडोस्पर्म जो इसका खाना है एम्ब्रियो का, ये एंडोस्पर्म बनेगा कहाँ से? ये इससे बनेगा, सेकेंडरी सेल से ये बनेगा एंडोस्पर्म। इस सेकेंडरी सेल के अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये सेकेंडरी सेल जो है वो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8। इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी जैसे कि अगर मैं सपोज करूँ कि ये सीड है, ये सीड है, तो सीड के अंदर ये एक छोटा सा जो है वो एम्ब्रियो मौजूद है, छोटा सा ये एम्ब्रियो मौजूद है और इसके इर्द गिर्द का ये जितना पोर्शन है सारा का सारा ये इसका खाना है। इसको हम क्या कहेंगे? इस खाने को हम एंडोस्पर्म कहेंगे। और ये छोटा सा प्लांट क्या है? एम्ब्रियो है। ये एंडोस्पर्म किससे बना है? इसी ओव्यूल के अंदर ये जो हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसी से ये सारा बना है। कैसे बना है? माइटोसिस के प्रोसेस की मदद से। आखिरी चीज जो सीड कोड जो है वो रह जाती है। ओव्यूल के कुछ कवरिंग्स होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं जिनको इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। इस पर तफसीलन अगली वीडियो में बात करूंगा आपसे। ठीक है। तो ओव्यूल के कुछ लेयर्स होती हैं जिनको इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। ये 2 होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। यही इंटेग्यूमेंट्स जो 2 होती हैं ये आगे चल के सख्त हो जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सीड कोड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इंटेग्यूमेंट से सीड कोड बन गया। एंडोस्पर्म जो है वो किससे बना है? सेकेंडरी सेल से। एम्ब्रियो किससे बना है? जायगोट से। जायगोट किससे बना है? ओव्यूम और स्पर्म के मिलने से। और ये सारा सिस्टम कहाँ हो रहा है? ये सारा सिस्टम जो हो रहा है प्लांट के, फ्लावर के, गाइनेशियम के, कार्पेल के, ओवरी के अंदर जो एक वैक्यूल है उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 9 जो है वो हो चुका। अब जो है अगले पार्ट के अंदर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।